नमस्कार, मेरा नाम वैभव है और आपने देखना शुरू कर दिया है वन इंडिया का स्पेशल डिबेट शो तर्कश। बीते दिनों यानी सोमवार की सर्द रात होती है। 20 से 25 की संख्या में छात्रों का एक समूह होता है। उनके हाथ में डफली होती है और नारे लगते हैं, मोदी और शाह तेरी कब्र खुदेगी। जी हाँ, ये पाकिस्तान की धरती नहीं होती जहां पर ये नारे लगते हैं। बांग्लादेश भी नहीं होता। ये धरती होती है हमारे ही देश की राजधानी दिल्ली में स्थित एक बेहद ही प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू की, जहां पर ये नारे लगते हैं। अब आप पूछेंगे नारे ये क्यों लगे, इसका जवाब भी आपको देंगे। पहले इस घटना का जो वीडियो आया है वो देख लीजिए। तो आपने देखा और आपने सुना भी क्या नारे लग रहे हैं और क्या कहा जा रहा है। तो इन नारों के पीछे क्या वजह है, क्यों ऐसे नारे लगते हैं जेएनयू में, वो भी बार बार, इस पर ही आज हम बात करेंगे। और हमारे पास कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे। आज हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे लोग जुड़ने वाले हैं। उनके नाम भी बता देता हूं, उनका परिचय भी करवा देता हूं आपसे। हमारे साथ हर्ष दहिया जी जुड़ेंगे, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके साथ ही प्रवेश चौधरी जी, वो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। इसके साथ ही विष्णु गुप्ता जी जुड़ेंगे, वो हिंदू सेना से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बिलाल खान जी जुड़ेंगे, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हाजी निजाम खान, वो प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। इसके साथ ही फाजिल अहमद जी जुड़ेंगे, वो है राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले हम हर्ष जी के पास चलेंगे। हर्ष जी, आपने सुना जेएनयू में कैसे नारे लग रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, कई बार ऐसे नारे लग चुके हैं। लेकिन सवाल यही है कि नारे क्यों लगते हैं और ये नारे कब तक लगेंगे? कभी कोई ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि इन नारों पर हमेशा के लिए रोक लग जाए? तो हम हर्ष जी के पास चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि मामला ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि देश की राजधानी से जुड़ा हुआ है। और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहा जा रहा है, गृह मंत्री को लेकर कहा जा रहा है, उनकी कब्र खुदने की बात कही जा रही है, ये बेहद ही अपमानजनक तो है ही, और बहुत सारे लोगों को क्रोध में लाने वाली बातें हैं। और इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वो भी आपको हम बता देते हैं। कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उनका क्या कहना है इस मसले पर? उनका कहना है कि गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका मात्र है, और जेएनयू में 2020 दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों में गुस्सा है, इसलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो इसको बड़ी बात नहीं बनाना चाहिए, ऐसा उदित राज जी का कहना है। वो पूर्व सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के वर्तमान में नेता हैं। हर्ष जी, आपने उदित राज का बयान, मैंने जो आप अभी बताया है वो भी सुना, और क्या नारे लग रहे हैं वो भी सुना। वैभव जी, देखिए, बड़ा सिंपल एक्सप्लेनेशन है इसका। ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है और बार बार होता जा रहा है, 10 साल पहले भी ऐसी ही चीज हुई थी। ठीक है, कुछ साल फिर बाद ये रिपीट की गई और अब फिर रिपीट की जा रही है। आपको एक सीक्वेंस समझना पड़ेगा इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितने भी विश्व भर में जो आप लेफ्ट के संगठन देखेंगे या इस्लामिक संगठन देखेंगे, देखिए बहुत सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम हैं जो देशभक्त हैं, जो नेशनलिस्ट हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। कुछ हैं जो विभाजन की बात करते हैं, जो अपने लिए अलग स्टेट की डिमांड करते हैं, स्पेशल राइट्स की डिमांड करते हैं और देश में इस तरीके के प्रोवोकेटिव नारे लगाते हैं। मैं उन उस स्पेसिफिक जो एक माइनॉरिटी है मुस्लिम्स में भी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो जिहाद को करना चाहते हैं देश के खिलाफ। तो ये जो संगठन है, जब इन्हें लगता है कि ये देश की प्रणाली से सीधी टक्कर नहीं ले सकते, ये औरतें और बच्चों को आगे कर देते हैं। आपने एनआरसी सीए प्रोटेस्ट में भी देखा कि जितने भी इनके नेता थे खुद तो पीछे हो गए, क्योंकि बहुत डरपोक हैं, डर लग रहा था। बट किनको आगे किया? औरतों को आगे कर दिया शाहीन बाग में, कि औरतों पे आप कोई भी एक्शन लेंगे तो ये हो जाएगा कि देखिए औरतों पे अत्याचार हो रहा है, यहां पे इन बच्चों को यूज किया जा रहा है। ये गुमराह भी हैं, लेकिन ये गलत भी हैं। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखेंगे भाजपा में और लेफ्ट में, संघ की आइडियोलॉजी में और लेफ्ट की आइडियोलॉजी में कितना फर्क है। भाजपा और संघ के किसी भी नेता को आज तक आपने कहते हुए नहीं सुना होगा किसी
कहते हुए नहीं सुना होगा कि वो लोग इस तरीके से डिमांड करें कि किसी लेफ्ट के लीडर की या कांग्रेस के लीडर खबर देख कुछ इस तरीके का बयान दिया जाए। कभी भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा। हमेशा क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस इस्लामिक और लेफ्ट दलों के द्वारा, उनके सपोर्टर्स के द्वारा ऐसे बयान आते हैं? आप क्रोनोलॉजी समझिए। ये क्रोनोलॉजी क्या है कि पहले इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, इस तरीके का माहौल खड़ा किया जाता है, इसके पीछे फॉरेन फंडिंग है और इस तरीके की इस्लामिक और लेफ्ट की जो ताकत है वो इसका समर्थन कर रही है। क्योंकि क्या होगा, ये दहिया चाहते जी, हैं कि कोई ना कोई काउंटर फोर्स हो, फिर दंगे भड़के, फिर ये कहें कि देखो बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, ये तो सिर्फ बच्चे हैं, और यही दहिया जी, बच्चे आपका ये को कहना है जाके। कि बहुत सोच समझ कर ये नारे लगाए गए, ये कोई आवेग में आवेश में आकर नारे नहीं लगाए गए हैं? नहीं, आवेश में बिल्कुल नहीं है, ये तो पूरे प्री प्लान्ड होते हैं। आप इसके पीछे जाएंगे, ये जो जो एक्टिविस्ट खड़े हैं ये सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टीज के, लेफ्ट के, कांग्रेस के, इन सब दलों के एक्टिविस्ट हैं। आप कोई कोई इसमें से कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स नहीं है कि कोई वहां पे जेएनयू से पढ़ने आए हैं। ये वहां पे एक्टिविज्म करने आए हैं, ये वहां पे अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। और अगर आप राजनीतिक तौर पे इस तरीके के नारे लगाएंगे जो देश विरोधी हैं, ये प्रहार कोई मोदी और आरएसएस पे नहीं हो रहा है। मोदी और आरएसएस तो बहाना है, असली में इन्होंने हिंदू को निशाना बनाना है। क्योंकि ये खुल के नहीं बोल सकते कि हम हिंदू विरोधी हैं, हमें हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाने हैं। क्योंकि जो दिल्ली में दंगे हुए जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम ने जो दंगे करवाए, वो एंटी हिंदू दंगे थे, वो इस्लामिक दंगे थे। अब ये खुल के उसका समर्थन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनकी बेल होनी चाहिए। आज सारे टीवी चैनलों पे बात हो रही है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम की बेल क्यों नहीं हुई, लेकिन हकीकत में जो मुद्दा है वो ये मुद्दा होना चाहिए कि जिन 5 लोगों को बेल मिली, जब वो उतने ही लिप्त हैं, उन पे वही आरोप है जो शर्जील इमाम और उमर खालिद पे हैं, तो क्यों ऐसा मीडिया प्रेशर बनाया गया? क्यों इस्लामिक दलों के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, लेफ्ट के चलिए द्वारा इतना प्रेशर दहिया जी, बनाया गया कि उन 5 को बेल दी गई बिल्कुल सुप्रीम हमारे कोर्ट ने? साथ और भी मेहमान जुड़ गए हैं, अहमद जी के पास चलेंगे। अहमद जी, जेएनयू तो पूरे देश को लोकतंत्र की दुहाई देता है, लोकतंत्र कैसे काम करना चाहिए, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाता है, लेकिन उसी जेएनयू के कथित बुद्धिजीवी लोग और वहां के पढ़ने वाले छात्र अगर ऐसे नारे लगाएंगे कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कब्र खुदनी चाहिए, तो ये कहां तक जायज है? अहमद जी, और बात आपकी मुसलमानों पे इतना मन में कुंठा है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ आ रही है, बात अब बोलिए। आ रही है। जी। अरे बात करते विंडो में तो करते रखो ना बिना मुझे भाई। मुसलमान के इन लोग की कोई बातें पूरी नहीं होती है। विंडो में हम रखवाइए लोग ना। किसी देश में हाँ अहमद जी बोलिए आप। डिस्टर्ब हो रहा है। अहमद जी बोलिए आप जो बोल रहे हैं। किसी देश में तो नारा लगा, मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे पाकिस्तान, ये सब नहीं सुना क्या आपने? या हमने नहीं सुना? ये सवाल बल्कि सरकार से हो रहा है कि आखिर छात्रों में इतनी नाराजगी क्यों है कि वो इस लेवल पर नारे लगा रहे हैं। ये तो लेकिन सर सरकार को नाराजगी जाहिर करने के तरीके और भी होते हैं। पड़ेगा ना, हम लोकतांत्रिक देश में रहते। दूसरा क्या तरीका है जरा आप बता दीजिए हमको। पार्लियामेंट में विपक्ष को बोला नहीं जा रहा है, कैमरे ऑफ कर दिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन पर सुनवाई नहीं हो रही है, अदालतों तक को प्रभावित कर दिया जा रहा है, तो क्या आप जजों देश को के प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के मरने का बात करेंगे, इस तरीके के नारे लगाएंगे? ये डिसेंट बिल्कुल होता है। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 14 से पहले भी करते थे। 14 से पहले भी मनमोहन सिंह के बारे में क्या लोग बोलते थे? प्रधानमंत्री, हम तो 70 साल देखिए, भाजपा और आरएसएस ने कभी ये नहीं किया, और जो करेगा वो जेल जाएगा, ये से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री के आप भी खिलाफ आप भी आलोचना अभी करते नारा थे, लगा दीजिए, संविधान ने आप हमको पे ये भी कल अधिकार दे केस हो रखा है। जाएगा, आप हम हमें लोग देख लेते हैं फिर। 70 अगर साल नारा से लगाना ठीक है, एक बार 70 नारा साल लगा से हम दीजिए। लोग आप इतना समर्थन कर रहे सरकार हैं, की फाजिल अहमद जी, आलोचना एक बार करने नारा का, लगाइए। सुनिए, 70 साल से हमें सरकार की आलोचना करने का संवैधानिक अधिकार है। और अधिकार का ये मतलब नहीं है कि आप प्रधानमंत्री आतंकवादियों के का समर्थन आलोचना करेंगे। करने का चलिए अहमद जी, संवैधानिक आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। सर, नेटवर्क में आपके कोई 14 दिक्कत से पहले होगी। आप नहीं करते थे क्या? नहीं है अभी चलिए राजस्थान में। आपके सुनिए, पास आएंगे अभी अहमद जी। राजस्थान में बम बनाने की सामग्री पकड़ी गई है, सब तो हिंदू पकड़े गए हैं। चौधरी साहब के पास चलते हैं, वीएचपी के प्रवक्ता हैं प्रवेश जी। अहमद जी का कहना है कि ये सही है नारे लगाना, और ऐसे नारे तो हमेशा से लगाते आ रहे हैं हम।
देखिए, इनकी राजनीति जो है वो डिस्ट्रक्टिव राजनीति है, ना कि कंस्ट्रक्टिव राजनीति है। ठीक है ना? अब डिस्ट्रक्टिव जो पॉलिटिक्स करते हैं वो क्या करेंगे? वो इसी तरह की तो तीन बातें करेंगे। 3 महीना पार्लियामेंट बंद ठीक है, करके रखे न्यूक्लियर तो पावर डील पर। याद है आपको जब अब न्यूक्लियर इनकी पावर आवाज अगर बंद मनमोहन कर सिंह के देंगे तो मैं जमाने में। बोलूं नहीं, तो फिर इनको बोलने दो। नहीं, अहमद जी बोलने दीजिए पहले नहीं तो आप प्रवेश सुन जी को। लीजिए। आप आपके पास मेरे आएंगे, बीच में आपके हर्ष पास बोल आएंगे रहे थे सर। तो आपने एक बार टोका उनको। नहीं नहीं, हर्ष बोल रहे थे मेरे बीच में तो आपने टोका उनको एक बार। बोला आपने हर्ष को क्या चलिए चौधरी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अहमद जी आप रुकिए इनकी जरा, आप थोड़ी आवाज देर। बंद करिए। हम ये कह रहे हैं वैभव जी। जी अरे, आप बोला इनकी ना। आवाज बंद करिए ना वैभव जी। अगर आपको चौधरी साहब, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अहमद जी रुक जाइए थोड़ी देर, वो अपनी हम पूरी कैसे कर बात लेंगे करने पूरी दीजिए। यार? बोलिए बोलिए, अब अहमद जी जब नहीं वो बोलेंगे। बोल रहे हैं तो आप उनको नहीं उनको बोलेंगे बोलने सर, दीजिए अपनी फिर। बात पूरी कीजिए। हम ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हर्ष को रोक। नहीं, हम नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे जब तक कोई चुप नहीं होगा, तब तक बोलेंगे नहीं। अहमद जी, ऐसे कैसे बात हो पाएगी? आप बोलने लायक है भी नहीं। या तो आप तय कीजिए कि कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। चलिए, नहीं बोलेगा। ये कैसे आपने हर्ष को क्यों बोलने दिया मेरे बीच में? चलिए, आपकी बारी आएगी तो अपनी बात अब पूरी रखिएगा, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। आप अपने पहले चौधरी साहब को बोलने दीजिए। बोलिए सर, प्रवेश जी। चलिए विष्णु गुप्ता जी के पास चलते हैं। विष्णु जी, आप तक आवाज जा रही है मेरी? चलिए अहमद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। चौधरी साहब तो चले गए। देखिए, हम यही कह रहे थे कि इस देश के अंदर फादर स्टेन्स की हत्या हुई। याद है आपको कैसे हत्या हुई? किन लोगों 84 में सिखों का नरसंहार मान ने किया। और इसी देश में नारा लगता है कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। ये नहीं सुनाई देता किसी को। हम, और ठीक है, हम जेएनयू में जो नारे लगे हम उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। अभी तो लेकिन आप एक सहमत छात्रों का दिख रहे थे हौसला। सर, कुछ ही देर पहले। नहीं, हम सहमत इस बात से हैं कि किसी को नारा लगाने का अधिकार है। लेकिन जेएनयू चूंकि एक शैक्षणिक संस्था है, भारत की मानी जाने शैक्षणिक संस्था है, हमको लगता है कि बहुत से लोग वहां एडमिशन के लिए ट्राई किए होंगे लेकिन नहीं मिला होगा। इन बच्चों आपकी आवाज सही से को नहीं आ रही मिल गया अहमद जी, है। बिलाल तो ये खान के पास निश्चित चलेंगे। रूप से इतना जीनियस तो है तभी वहां गया। ये तो सरकार को पूछना पड़ेगा। फीस बढ़ा दी वहां की। चलिए चलिए, बातचीत आप को आगे उनको बढ़ाते नौकरी हैं। में योग्यता नहीं दे रहे हैं। अहमद जी रुकिए। बिलाल जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? आप तक आवाज जा रही है? क्या ये नारे लगाने सही हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम ऐसे नारों का कोई समर्थन नहीं करते जो देश के प्रधानमंत्री के बारे में गलत अल्फाज यूज किए जाते हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर विरोध भी होता है, समर्थन भी होता है। चाहे वो स्टूडेंट जामिया के अंदर हो, लाठी बजाई हो, उन लोगों ने सरकार में बैठे एएमयू के अंदर, जेएनयू के अंदर एक प्रोपोगंडा बनाया जाता है कि भाई ये जहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे एएमयू और जामिया में हमने देखा लगातार बच्चों के ऊपर लाठी बजाने का काम इसी सरकार ने किया। लेकिन हम ये कह रहे हैं जिस तरीके से शर्जील इमाम और उमर खालिद खालिद का मामला है, उस पे सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम पावर। सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को लेके कहा है और उस पर टिप्पणी की गई है, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जहां जहां जो फैसला, 5 लोगों को बेल भी मिली है, वो भी वेलकम करना चाहिए। लेकिन हम ये कहेंगे इस सरकार के अंदर भी बहुत सारे ऐसे नारे लगाए गए हैं जिसका विरोध यहाँ बैठे हुए सब लोगों को करना चाहिए। जिस तरीके से धर्म संसद के नाम पर अभी हमारे भाई एक कह रहे थे, उस तरीके के अल्फाज के नारे किए गए। देश के गद्दारों को डैश डैश गोली मारो। कपिल विश्वा, परवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने लगातार मुसलमानों को गद्दार कहा, मुसलमानों के बारे में इस देश के अंदर नफरत की बात कही, मुल्ले काटे जाएंगे, मारे जाएंगे, फलाना डिमका, ऐसे अल्फाजों को यूज कर जिन पे आज तक उन पे कार्रवाई नहीं हुई है। ठीक है, देश के प्रधानमंत्री इस देश से बड़े नहीं हैं। अगर लोकतांत्रिक देश में तरीके से, लेकिन अल्फाज ऐसे भी नहीं किया जा सकते। अगर कहा जाता है
विरोध तो सहना पड़ेगा इनके पार्टी के लोगों को। लेकिन क्या होता है, ये गद्दार बता देते हैं, आतंकवादी बता देते हैं, स्टूडेंट को आतंकवादी बताने का काम हमने हमेशा देखा। आतंकवादी कहते हैं, जामिया में आतंकवाद पल रहा था, एएमयू में इनके लिए आतंकवाद था, तो हर जगह तो इनके लिए आतंकवाद है। तो फिर स्टूडेंट और इस देश का किसान, युवा, बेरोजगार जो, वो सब आतंकवादी हो गया अगर विरोध करते हैं तो। इनसे ये सवाल किए ना, आप क्यों नहीं करते इनसे सवाल? चलिए बिलाल जी, अभी हाजी जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी पहली प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस बातचीत की, उसके बाद फिर हम जवाब लेंगे। हर्ष जी हमारे साथ हैं। हाजी जी, आपको क्या लगता है? हाँ वैभव जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी सर, आवाज आपकी आ रही है। हाँ हाँ वैभव जी, एक तो मेरा नाम थोड़ा सा आप सही करवा दीजिए, निजाम की जगह नाजिम करवा दीजिए आप। ठीक है सर, नाजिम। अपनी टीम से मैं हाँ बोल देता क्या हूँ। नाम मिला आपको? क्या है? ये इनको चेंज करिए करवा नाम, दें। नाजिम हाँ साहब बहुत और इम्पोर्टेंट दूसरा, पर्सन है, अरे इनके नाम में बहुत गड़बड़ अच्छा मत नाम करिए, था, ये आप हमारे झूठे भाई हैं बदलवा हाजी रहे जी। हैं। आप तो निजाम हो चलिए गए, चलिए अब क्या दिक्कत है? हाँ चलिए सर, अरे आपका नाम ठीक हो रहा है। नाजिम साहब को नाम में हाँ गड़बड़ मत करिए भाई साहब, वो दिक्कत हो जाएगी। ये नाम बहुत बहुत प्यारा नाम है और बहुत अच्छा नाम चल रहा है इस वक्त देश में। इनके नाम को हाँ सही तरीके से लिखिए। चलिए हाँ हाजी जी। वैभव भाई देखिए, हाँ वैभव जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर नारे लगाने वाली बातें हो रही है, देखिए पीस पार्टी कड़े शब्दों में ऐसे नारों की मजम्मत करती है। और जब देश के अंदर चाहे वो किसी भी समुदाय को लेकर ऐसे नारे दिए जाते हों या फिर प्रधानमंत्री जी के बारे में दिए जाते हो, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये देश किस दिशा में जा रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से नारे लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और देश के अंदर हमेशा एकजुट होकर रहना चाहिए। देश में अनेकता में ही एकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि किस तरीके का माहौल दिन पे दिन बदलता जा रहा, तो ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। अगर एक दूसरे से अगर इस तरीके की नफरत करेंगे और नारे लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं देश के अंदर जो एक है नैरेटिव जो सेट करा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं उन नैरेटिव सेट करने वालों की ताकत मजबूत हो जाती है। इन सभी नारों से सबको बचना चाहिए। और दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि यहाँ पर मुल्क के अंदर आपने देखा होगा कि इस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है। बांग्लादेश के अंदर अप्रिय घटना घट रही है, उसका भी हमें मुस्लिम समाज को बड़ा दुख है कि बांग्लादेश के अंदर ऐसी अप्रिय घटना घट रही है जहां हमारे हिंदू भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। और भारत सरकार के साथ 140 करोड़ की आबादी पूरी तरीके के साथ खड़ी है कि हमारे हिंदू भाइयों को जो बांग्लादेश में पीड़ित है, जिनके साथ अप्रिय घटना घट रही है, उनको बचाने के लिए हर संभव प्रयास करा जाए। तो देखिए 140 करोड़ की आबादी पूरी तरीके से यही चाहती है। और फिर मैं आ जाता हूँ भारत के, अपने जो मेरा भारत है, और भारत से खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया के अंदर वैभव जी कोई हो नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ संगठन आ रहे हैं तो तलवारें बांट रहे हैं। गाजियाबाद में आपने देखा होगा, एक वीडियो में देखा होगा, तो तलवारें बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए अपने आप को सुरक्षित कीजिए, यानी कि उन लोगों को कानून पे भरोसा नहीं है। ये कैसे लोग हैं जो देश के अंदर तलवारें बांट रहे हैं और देश को कहां नफरत के तरफ लेके जा रहे हैं? जबकि अगर लेकिन आपको सर, बांटना है, कानून पर भरोसा तो उन लोगों को भी नहीं है ना जो कल जेएनयू में नारे लगा रहे थे। क्योंकि अगर कानून पर भरोसा हाँ होता, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो सहमत होते या सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा होता, तो ऐसे नारेबाजी नहीं करते वो। हाँ विवेक जी देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। अगर आपको याद हो, चाहे बाबरी मस्जिद का फैसला आता है या कल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसको भी हमने स्वीकार करा। और तो देखिए हम लोग तो हमेशा सुप्रीम कोर्ट का कल वाली सम्मान करते घटना हैं। को आप गलत मानते हैं? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, देखिए जो कल की घटना हुई थी जेएनयू के अंदर, बिल्कुल गलत मानते हैं, हम कंडम करते हैं ऐसी घटना का। ऐसी घटना कभी भी भविष्य के अंदर कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। किसी को भी लेकर इस तरीके के नारे नहीं लगाने चलिए। चाहिए। और अगर कोई कहता, सुन तो लीजिए, अगर कोई जी जी। कहता है कि देश में रहना होगा, आपको राम राम कहना होगा, ये देश सभी का। यहाँ पे हम राम जी भी कहेंगे, यहाँ पे हम अल्लाह भी कहेंगे, हम वाहे गुरु भी कहेंगे, गॉड भी कहेंगे, सब कुछ हम कहेंगे, क्योंकि ये मुल्क खूबसूरत है। अगर भारत के अंदर अगर नफरत का माहौल अगर पैदा करने वाले जो लोग हैं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को उन पर लगाम लगानी चाहिए। और जो संगठन देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं, उन संगठन को तत्काल बैन कर देना चाहिए। पीस पार्टी यही मांग करती है, और मुल्क के अंदर हमेशा सौहार्द बनी रहे, क्योंकि भारत से ज्यादा खूबसूरत मुल्क पूरी दुनिया चलिए में हर्ष कोई जी के नहीं। पास चलते हैं। दहिया साहब, बिलाल जी का कहना है कि कार्रवाई एक तरफा ही क्यों हो, जो नारे लगा रहे हैं जेएनयू में उन पर भी कार्रवाई हो, लेकिन जो लोग दूसरी तरफ के नारे लगाते हैं, जैसे उन्होंने 2-3 नारों के बारे में बताया भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। वैभव जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा, मेरे पास सिर्फ 2-3 मिनट और हैं। मेरे बिल्कुल को सर।
मैंने आपको पहले ही बताया था, तो मेरे को बीच में डिबेट छोड़ना पड़ेगा। जी बट दो तीन बिंदु उसमें टच करना चाहूंगा छोड़ने से पहले। जैसे कि बिलाल साहब ने कहा कि भाई इस तरीके के नारे लगाए गए, ये लगाए गए। पहली बात, किसी ने वो नारे सुने नहीं है जिनकी इन्होंने बात करी। दूसरा ये है कि अगर कहीं पे भी इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के खिलाफ हो। मैं सर छोटू राम को मानने वाला व्यक्ति हूं, जो हिंदुओं के दीन बंधु और मुसलमानों के रहबरे आजम थे, जो किसान का मेरे वर्ग की बात करते थे। और मैं हिंदू मुस्लिम यूनिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि हिंदू और मुसलमान अगर ये मान ले कि हमारे पुरखे एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारा खून एक है, और तो फिर ये जो सारी एनिमियोसिटी है ये खत्म हो जाती है। देखिए, पूजा पद्धति बदली है। आप बात अलग नहीं। पूजा पद्धति में बिलीव करते हैं, कोई अलग पूजा पद्धति में बिलीव करता है, लेकिन हम इसी देश के, इसी मिट्टी के बच्चे हैं। तो ये सारी की सारी जो एनिमियोसिटी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमें दिक्कत वहां पे होती है जब, क्या कहते हैं, मजहब को आगे रखा जाता है देश से भी। जब ये कहा जाता है कि नहीं नहीं, हम, क्योंकि हमारी पूजा पद्धति बदल गई है, तो हम इस क्या कहते हैं, पूरे के पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम में हम पार्ट नहीं लेंगे, हम इसको अब इन्फ्लुएंस करेंगे अलग तरीके से। देखिए, किसी को यहाँ पे मुस्लिम से या किसी मुस्लिम संगठन से दिक्कत नहीं है। उमर खालिद से, शर्जील इमाम से, और जो ये कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने दिल्ली में रायट्स करवाए जिसमें 53 लोगों की जान गई, जिसमें आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की जान गई, लोगों को दिक्कत उससे है। और मैं ये सवाल भी पूछना चाहूंगा, आज सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इनको बेल क्यों नहीं मिली, सवाल ये होना चाहिए कि उन 5 को कॉन्स्पिरेटर्स को क्यों इतना दबाव बनाया गया मीडिया के द्वारा, क्यों इतनी मीडिया फ्रेंजी की गई, क्यों इतना एक प्रेशर बनाया गया कि बेल नहीं मिल रही, बेल नहीं मिल रही। और उन 5 लोगों को, जिन्होंने 53 लोगों मैं की उसका जवाब दूंगा जान आपका। ली, उनको बिल्कुल, किस बिलाल जी तरीके से आएंगे आपके बेल मिल पास। गई। मैं, वैभव जी, माफी चाहूंगा, मेरे को छोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल 7 दहिया जी, मिनट आपका बहुत समय था, मैं धन्यवाद उन 5 इंडिया के मिनट साथ जुड़ने के लिए। बिलाल बहुत। जी, दहिया जी देखिए का दहिया कहना है। जी, भैया जी सुन ही की लिया होगा बात का मैं आपने। एक छोटा सा जवाब दूंगा। बड़े प्यार से और बड़े अच्छों को शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं भी उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरख, हमारा डीएनए एक है और हम सब एक है। हम भारतीय हैं, हम इस देश के वासी हैं। और मुझे उनकी ये अल्फाज जो उन्होंने बातें की हैं, बड़ी शानदार तरीके की सी बातें की हैं। लेकिन दहिया जी, कुछ बातों पे एतराज भी होना चाहिए, क्योंकि देश का कानून, हम भी दोनों, आप भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, तो हमें ये पता है कि ये देश कानून से चलेगा और कानून से ही चलना चाहिए। लेकिन हम ये नारे की बात जो आपने कही कि कहीं नहीं, तो हमारे पास एविडेंस है, वीडियोस हैं जिसमें ये साफ-साफ नारे लगाए गए हैं। पूरे देश भारत ने देखा है, थू-थू भी किया है ऐसे लोगों पर। वो कहीं से भी आए हैं नारे, चाहे इस कम्युनिटी से आ रहे हैं या हिंदू से आ रहे हैं, मुसलमान से, कहीं से भी आए, गलत हैं। गलत को गलत कहने वाला ही इंसान एक अच्छा ही है, अच्छा को अच्छा कहेगा, बुरे को बुरा। लेकिन आज जो देश में बैठी हुई सरकार है, उनके मुद्दे क्या है, मैं यही गिनाना चाहता हूँ। 80-20 की बात कौन कर रहा है, शमशान कब्रिस्तान की बात कौन कर रहा है, हिंदू मुसलमान की बात कौन कर रहा है, मंदिर मस्जिद की बात कौन कर रहा है, देश में बंटवारे की बात कौन कर रहा है। बिहार के अंदर गिरिराज सिंह के अल्फाज आप देख लीजिए, आतंकवादी से तुलना कर रहे हैं। अरे कोर्ट ने कोई आतंकवादी बता दिया है क्या? शर्जील इमाम और उमर खालिद को ये बताइए। कसाब से उसकी तुलना कर रहे हैं। मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, मुसलमानों से सामान मत खरीदिए, मुसलमानों से ये मत करिए। बिलाल जी, ये तो इनकी अभी राजनीति चल आपने रही है। गिरिराज सिंह का जिक्र किया है। गिरिराज सिंह का बयान आया है इस मामले पर, उनका बयान भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि जेएनयू टुकड़े टुकड़े गैंग का ऑफिस बन गया है। मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूं कि जो लोग उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों का समर्थन करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान समर्थक भावनाएं रखी और चिकन नेक कॉरिडोर को अलग करने की बात कही, वे देशद्रोही हैं, ऐसा गिरिराज का कहना है। देखियो, गिरिराज सिंह के बयान हम शुरू से जानते हैं, नफरती बयान है जो देश में आग लगाने वाला काम करते हैं। उन्होंने जो है ऐसे बिहार इलेक्शन के अंदर भी गद्दार, मुसलमानों को गालियां दी, मुसलमानों को ऐसे ऐसे अल्फाजों से यूज करा कि इनकी जरूरत नहीं है, इनको छोड़ दीजिए, गंदी नाली का कीड़ा, इस तरीके से अल्फाज, आतंकवादी, ये पाकिस्तानी है, ये लेकिन बांग्लादेशी बिलाल है, जी, ये रोहिंग्या है। इनका इतिहास है, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए जी, एक मिनट। ये इनका इतिहास है, जिनको बार बार लगातार प्रमोट किया जाता है, कैबिनेट में मिनिस्टर बनाया जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री को और अमित शाह जी को नहीं दिखता कि ऐसे लोगों पे कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, उन्हें पार्टी से निकालना चाहिए। लेकिन पार्टी से नहीं निकालते, उनको और प्रमोट करते हैं। तो हमारी यही तो इनसे लड़ाई है, हमारी यही तो विचारधारा का खेल है कि हम चाहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलो साथ साथ, और सब एक भाई हैं इस देश में, मुट्ठी बनाकर साथ में रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे ही बयान और ऐसे ही नफरती लोगों को आगे बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देती है,
बड़े बड़े पदों पे बिठाती है, उसी चीज की मुखालफत हम करते हैं, एक शहरी के तौर पर, एक हिंदुस्तानी के तौर पर, और एक भारत के संविधान के तौर पर। जिस भारत के संविधान को बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया, उसका अपमान करने का काम इनके लीडर लगातार करते हैं। चाहे वो मैंने लिस्ट आपको ऑलरेडी बता दी है, लेकिन चलिए, हम ये चौधरी कहेंगे साहब हमारे कि साथ फिर से संविधान जुड़ गए जो चल रहा हैं। है चलता रहेगा। बिलाल जी, चौधरी साहब जुड़ गए हैं। चौधरी साहब, अभी कहना है बिलाल जी का और बाकी अहमद जी का भी यही कहना है कि दूसरी तरफ से भी नारेबाजी होती है, और दूसरी तरफ से तो बहुत आगे बढ़कर लोग कहते हैं कि 80-20 कहा जाता है, उसके साथ ही और भी बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। केंद्रीय मंत्री स्तर तक के नेता बहुत सारी बातें करते हैं मुस्लिमों को लेकर, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जेएनयू में नारे लग जाते हैं तो इतना बड़ा बवाल बन जाता है। देखिए, हम किसी भी प्रकार के इस ऐसे जो नारे लगाते हैं लोग या ऐसी कोई बातें करते हैं, हम उसके साथ सहमत नहीं है। और ना भारतीय जनता पार्टी ना और कोई संगठन उसके साथ सहमत होता है। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, बड़े सारे केसेस होते हैं इन लोगों पर, और वो केसेस को झेलते हैं। आप उठा कर देखिए कि जहां जहां पर इन लोगों ने स्टेटमेंट्स दी है, उन स्टेटमेंट्स के बाद कौन कौन से केसेस हुए हैं थानों में, और वो झेलने पड़े हैं, वो झेले हैं। तो ऐसा मत सोचिए। जहां तक रही बात जेएनयू की, एक शिक्षा संस्थान है, जेएनयू टुकड़े टुकड़े दुनिया गैंग का का अड्डा बन चुका है। दुनिया का टॉप इंस्टीट्यूशन, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए तो वो जेएनयू है। मैं जेएनयू में ही पढ़ाता हूं, और इतना बड़ा, इतना एकेडमिक उसका इन्वायरमेंट है कि मतलब जो भी आदमी, एक कंकर भी आता है तो कुछ बनकर निकलता है जेएनयू से। ये जेएनयू की खुसूसियत है, उसकी खासियत है। लेकिन इसी जेएनयू के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे वामपंथी टीचर्स हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को बलगरा करके इनसे सारी चीजें कराते हैं, और ये करते हैं। ये गलत है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। हमको ये नहीं है कि आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते। सरकार में कोई व्यवस्था आपको पसंद नहीं है, आप उसका विरोध करिए ना, आपको दिक्कत क्या है? आपका डेमोक्रेटिक राइट है, संविधान आपको दे रहा है। और आप तो वही लोग हैं जो संविधान की कॉपी लेकर चल रहे थे, बार बार संविधान की दुहाई देते थे। आज आप संविधान को कटघरे में, न्यायालय को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्यों खड़ा कर रहे हैं? क्योंकि कोई निर्णय का आप प्रतीक्षा कर रहे थे, वो निर्णय आपके पक्ष में नहीं आया। वैभव जी, वो निर्णय पक्ष में आ गया होता तो अभी सब कुछ ठीक था, तब भी ये नारे लगाते कि मोदी जी के खिलाफ ही लगाते। आप समझ रहे हैं? तो कारण क्या है कि आप ये बताइए, उस न्यायालय के अंदर जो जस्टिस थे वो क्या मोदी जी थे क्या? अमित शाह जी थे क्या? इसीलिए तो इन्होंने कॉल दी थी ना, ये डेमोन्स्ट्रेशन इसीलिए कर रहे थे ना, इसीलिए ये सारा मजमा लगाया था इन्होंने। अरे वहां न्यायालय हमारे देश में स्वतंत्र न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसका सारा निर्णय वो न्यायाधीश लेते हैं। उसमें सरकार की क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, आप खुद सोच कर देखिए। और अगर सरकारी न्यायालय चला रहा होता तो सरकार पे 50 केस लगे हुए। चौधरी साहब, आपने कहा कि लगे हुए। आप खुद जेएनयू से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि ये छात्र कौन कौन से हैं जो ऐसे नारे लगाते हैं, जिन्होंने कल रात को नारे लगाए भी। क्या उन पर कोई कार्रवाई होगी? आप लोगों के पास ऐसी कोई योजना है केस दर्ज हमने करवाना बताया, आगे? ये सारे वामपंथी छात्र हैं, वामी गैंग के जुड़े हुए लोग हैं। और देखिए, एक चीज समझ लीजिए वैभव जी, कार्रवाई तो निश्चित होगी। छात्र हैं इसलिए छोड़ दिया जाएगा नहीं। आप विश्वविद्यालय की छवि को खराब कर रहे हैं। विश्वविद्यालय जो कि लेकिन दुनिया चौधरी के साहब, अंदर क्या टॉप जेएनयू को यूनिवर्सिटी टुकड़े का है। टुकड़े गैंग का अड्डा बताना ये छवि खराब करना नहीं हुआ? मैंने आपको क्या बताया, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, और मैं ये कहना है गिरिराज सिंह का, वो केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में। अब गिरिराज किशोर जी बोल रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन इसी टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर कह रहे हैं तो इसी जेएनयू से तो निर्मला सीतारमण जी भी निकली है। इसी जेएनयू से जयशंकर जी भी निकले हैं। इसी जेएनयू से लगभग देश की मशीन, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, उसमें लगभग 30-40% की शय तो केवल जेएनयू की है, बड़े बड़े पोजीशंस पर। नहीं, आपने कहा ना कि जैसे तक में जो है बैठे ये जेएनयू के आईएएस हैं। जैसे कि आपने कहा ऐसा चौधरी कहना साहब, वो तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, जेएनयू के अंदर कुछ एक धड़ा है, वो जो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक धड़ा है, छोटा धड़ा है, जो हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए
ऐसे कुछ ना कुछ उपक्रम करता रहता है, जो कि हमने देखा कि कल उसने किया, और देश के प्रधानमंत्री जी को लेकर के तमाम तरह के उल्टे नारे लगाए, जो नहीं लगाने चाहिए थे, जो नहीं साथ ही लगाने चाहिए थे। गृह मंत्री को क्योंकि लेकर भी कभी क्या लगाए होता हैं, है, अमित शाह मैं भी को वैभव जी, लेकर मैं भी। भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आया हूं, मैं भी छात्र राजनीति में रहा हूं। हम छात्र राजनीति में रहते हुए विरोध करते थे सरकारों का, पर शुचिता का ध्यान हमेशा रखते थे। ठीक है, और मुझसे पहले भी जो छात्र नेता रहे हैं, वह भी शुचिता का ध्यान रख, तो शिक्षक हूं मैं, चलिए लेकिन चलिए, हम कहते अहमद हैं कि अहमद जी के शुचिता का पास ध्यान चलते हैं, रखना काफी देर जरूरी से है। इंतजार कर रहे हैं। चौधरी साहब आपके पास आएंगे। आपने कहा था कि कुछ छात्र हैं ऐसे नारे लगाकर बदनाम कर रहे हैं जेएनयू को, लेकिन उसी तरफ अगर देखा जाए तो टुकड़े टुकड़े गैंग कहना पूरे एक विश्वविद्यालय को, वो भी तो बदनाम करना ही हुआ। खैर अहमद जी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप लोगों के पसंद का आता है तो सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र का रक्षक कहलाता है, और अगर फैसला खिलाफ में आ जाए, पसंद का ना हो, तो फिर ऐसी नारेबाजी शुरू हो जाती है। हमारे देश में महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, संवैधानिक और घोषित भी हैं। देश ने माना है उनको राष्ट्रपिता। उनको मारने वाले ही इस देश को, उसको ही लोग बहादुरी का इनाम देते हैं। कई बाबा ने नाथूराम गोडसे को अपना मसीहा बताया इसी देश के अंदर, और पूरी दुनिया में शर्मसार करने वाली घटना घटी 25 दिसंबर को, क्रिसमस आया। पूरी दुनिया में भारत शर्मसार हुआ, पूरी दुनिया में। एक विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे, पूरे देश दुनिया में भारत का नाम खराब हुआ। एक हफ्ते में जमानत करके चले आए, उनके ऊपर तो कोई पीए नहीं लगा। अगर कोई 5 आदमी छूट गए तो 5 साल क्यों रखे जेल में? ये भी तो एक सवाल है ना। यदि वो लेकिन अहमद जी, शर्जील इमाम का वो निर्दोष वीडियो थे तो और आपने उनको आप देखा किस होगा ना। आधार पर। अहमद जी, शर्जील इमाम जो उमर खालिद के साथ ही, वो भी दिल्ली दंगों मामलों में आरोपी बनाया है पुलिस ने सर, उनको। अदालत अदालत देखिए, हमारे बीच में बिलाल बिलाल भाई हैं, वकील। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अभी ट्रायल तो शुरू नहीं हुआ। सरकार कब तक 5 साल तक अगर ट्रायल नहीं करा पा रही किसी केस की, तो सरकार कितनी फेल हो रही है ये देखिए। आप 5 साल तक बिना ट्रायल के किसी को जेल में बंद करके रखे हैं, तो सरकार नाकामयाब है, नाकाफी है अपने सिस्टम को चलाने में। ये भी तो देखिए आप क्यों अगर 5 साल के बाद आपने किसी को बेल दे दिया, तो और कल को बाइज्जत बरी हो गया केस से, ट्रायल होने के बाद, उसके जीवन जीवन का 5 साल आप वापस करेंगे आप? या कोई वापस करेगा? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, या कोई भी हो, वापस करेगा? पंढेर अभी सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए, जो निठारी कांड वाला घटना आपको याद होगा। अहमद जी, आपकी साफ आवाज नहीं आ रही सर। हम अभी हाजी साहब के पास चलते हैं। जी सर, आपके हाँ, पास ही आ रहा हूं। 19 साल वो उस केस से प्रभावित, जिन चैनलों ने उनको आतंकवादी और क्या, मैं जब बोल रहा हूं तो आप। अहमद सर, आपकी आवाज नहीं आ रही साफ, इसीलिए मैं हाजी साहब के पास जा रहा था। आप बोल रहे हैं, बोलते बोलते आपकी आवाज अब कटती जा रही है। अब आ रही है आवाज? जी। हम यही कह रहे हैं कि जो 5 लोग को जमानत मिली है, कोर्ट ने उनको निर्दोष देखा। अगर वो निर्दोष थे तो उनको 5 साल क्यों जेल में रखे गए? ये निचली अदालतों को देखना चाहिए था ना ये बात, या सरकार को देखना चाहिए था ना कि भाई निर्दोष को हम क्यों जेल में रखें। कल को शर्जील इमाम और उमर खालिद भी बाइज्जत बरी हो गए, तो उनके जीवन में गुजरा हुआ ये घटना वापस कर दें। अभी तो ट्रायल हुआ नहीं, और कोई सरकार अगर किसी घटना की 5 साल तक ट्रायल ही ना करा पाए, तो सरकार तो सबसे बड़ा फेल्योरेंस है सरकार का, कि आप निर्दोष लोगों को जो है क्यों नहीं हो पा रहा आप ट्रायल आपके? ट्रायल वैसे नहीं करा रहे और उनको जेल में आपका क्या सड़ा मानना रहे। है? 121 आदिवासियों को, अब मुझे क्या पता, वो जो लोग केस मुकदमा देख रहे हैं, जब सरकार में बैठे मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं, तो वो लोग विवेचना अधिकारी को कितना प्रभावित किए होंगे। कानून है कि 90 दिन के अंदर यदि कोई एक्यूज जेल में है तो उसकी चार्जशीट सबमिट हो जानी चाहिए, कानून है देश के अंदर। फिर 5 साल से चार्जशीट क्यों लटकी पड़ी है भाई? जब मंत्री इस तरह से बोल रहा है, तो समझिए कि विवेचना अधिकारी तो दरोगा ना होता है, तो पुलिस का, उसको इन्फ्लुएंस करना कितना बड़ा काम है किसी मिनिस्टर के लिए। नहीं होने देते हैं ना। अदालत सरकार नहीं है, लेकिन दरोगा तो सरकार का है, इंस्पेक्टर तो सरकार का है।
वो इन्फ्लुएंस हो जाता है मंत्रियों के सामने उसको दबा दिया जाता है, उसको नहीं काम करने दिया जाता है। ये हम लोग रोज देखते रहते हैं, हमारी राजनीति में लंबा अनुभव है। यही कारण है, अगर आज ट्रायल करके यदि दोषी है तो सजा दीजिए, निर्दोष है तो घर भेजिए। क्यों आप इतना लंबित रखते हैं मुकदमों को? चलिए और ये पीए सारे आप उठा के 121 आदिवासियों को दंतेवाड़ा केस में अदालत ने 5 साल के बाद बाइज्जत बरी कर दिया, 5 साल के बाद। अब किसको सजा मिलेगी? फिर 181 शहीदों जो शहीद हुए हमारे जवान, उनको किसने मारा? ये बात तो सवाल जनता के सामने रही गया ना। उनके परिवार के लोगों को न्याय मिला नहीं। आपने बोगस ले करके बेकार लोगों को, जो बेचारे गुनाहगार नहीं थे, उनको आपने जेलों में 5 साल सड़ा दिया, क्योंकि वो इतने गरीब आदिवासी थे कि उनको वकील का फीस देने को पैसा नहीं था। वो तो जमानत एप्लीकेशन में नहीं डाल पाए 5 साल तक, इतने गरीब थे। तो अब चलिए ये हाजी सारी साहब के पास चीजें चलते हैं। हैं। अहमद जी, आपके पास आएंगे फिर से सर। हाजी साहब, आपका क्या कहना है? और शर्जील इमाम की बात हो रही थी, अभी मैंने एक वीडियो का जिक्र भी किया था, वीडियो इंटरनेट पर मौजूद है और गिरिराज सिंह ने भी आज उसी का जिक्र किया है अपने बयान में। उन्होंने कहा है कि शर्जील इमाम के अंदर पाकिस्तान समर्थित भावनाएं हैं और वो नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहते थे, भारत से खासकर असम को अलग करना चाहते थे। हाँ वैभव जी, देखिए जैसे आपने अभी शर्जील इमाम के बारे में कहा, और वो देखिए आपने गिरिराज सिंह की भी बात करी जो मंत्री हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कोर्ट के अंदर ये केस चल रहा है। अब ये कोर्ट तय करेगी कि वो पाकिस्तानी विचारधारा से प्रेरित है या देशद्रोही है, गद्दार है, ये तो कोर्ट का काम है ना। अब देखिए कोर्ट अगर जो भी फैसला करती है वो सबको कबूल होता है। और एक बात मैं बड़ी गौर से सुन रहा था परवेश भाई की, परवेश भाई कह रहे कि मैं जेएनयू में प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ। इन्होंने कहा तो आप कैसे पढ़ाई कराते हैं प्रोफेसर साहब कि आप ही की जेएनयू के अंदर इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं, और तो ऐसे नारे लगाए जाते हैं जो मुल्क के वजीर आजम का नाम लेकर और जो वजीर दाखिला है उनका भी नाम लेकर इस तरीके की कब्रें खोदी जाएंगी। ऐसी एजुकेशन की आपसे उम्मीद नहीं थी। एजुकेशन जेएनयू का तो नाम है वैभव भाई, कि पूरी दुनिया के अंदर हमारा जेएनयू जाना जाता है। यहाँ से तो एक से एक तालीम आफ्ताब निकले हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करा। लेकिन कुछ समय से जो जेएनयू को एक अखाड़ा बनाया जा रहा है, वहां पे एक ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं जो देश विरोधी नारे भी है और जो आपत्तिजनक नारे भी है, जिनका हम खुलकर मजम्मत करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसे नारे हमेशा देश को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नारे नहीं होने चाहिए। वहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिससे हमारा देश दिन पे दिन तरक्की करता रहे और आगे बढ़े। जो विश्व गुरु के लिए हम सबकी नजर है वो विश्व गुरु बन जाए। और आपको पता है कि अमेरिका किस तरीके से विश्व गुरु के बना हुआ है, अपने आप को सुप्रीमो कहता है। वो इसलिए तो कहता है कि भारत के जो नौजवान है जो यहाँ से एजुकेशन तालीम करके अमेरिका में वहां पर नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका के साथ खड़े हुए, तो तभी तो वो अपने आप को पावरफुल बनना है। तो हमारी भारत सरकार को भी यही करना चाहिए। जो हमारे भारतीय लोग हैं जो अमेरिका में है उन सबको भारत बुला लिया जाए, और भारत बुलाने के बाद जो उनकी पोजीशन है उसी पोजीशन के आधार पे उनको भारत के अंदर नौकरी दे दी जाए, ताकि हमारा भारत अमेरिका से भी ऊपर हो जाए। जो अमेरिका हमें आंखें दिखाता है ना, वो आंखें दिखाना बंद कर देगा, क्योंकि अमेरिका की कोई ऐसी हैसियत नहीं है कि जो भारत को आंखें दिखा दे। लेकिन हम लोग थोड़ा परेशान है क्योंकि हमारे भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो चाह रहे हैं कि देश के अंदर हमेशा नफरत का माहौल बना रहे। तो ऐसे नफरती माहौल खत्म करने के लिए राज्य सरकार और भारत सरकार को कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए। और ये चलिए हाजी साहब, कि अगर एक समुदाय जी का जी, कि वो नाम मुस्लिम है उसका आता है तो उसके खिलाफ दूसरा संगठन खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर हिंदू समाज से होता है तो कोई उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए भारत का कानून सबके लिए है, सबको इंसाफ देगा, और ऐसी उम्मीद हम हमेशा करते हैं। और भारत का जो संविधान है वो सबको बराबर का हक देता है। पीस पार्टी यही कहती है कि बिना भेदभाव के सबके साथ इंसाफ हो और इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में सब सुरक्षित रहे और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में सब अपना अहम योगदान दे। चलिए हाजी साहब, प्रवेश जी आपके पास आते हैं। अभी उन्होंने एक सवाल किया, आपने सवाल सुना भी होगा कि आप खुद जेएनयू से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी जगहों पर ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार उस पर रोक क्यों नहीं लग रही? और एक सवाल अहमद जी का भी है कि मान लीजिए उमर खालिद और शर्जील इमाम को आप ट्रायल शुरू कर ही नहीं रहे, 5 साल से रखा हुआ है और इसके साथ ही केस को लटकाए जा रहे हैं, और अगर वो निर्दोष साबित हुए तो फिर उनके 5 साल कौन लौटाएगा? देखिए ये जवाब तो, इस पे सवाल तो मेरे से आप नहीं पूछ सकते इस विषय पर, क्योंकि हाँ, आपका क्या कहना है?
उसी ये पर। प्रश्न सरकार का प्रश्न है, लेकिन हाँ हम इतना कह सकते हैं कि जो भी हो जल्दी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो क्या हो रहा है, कैसे साक्ष्य इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो उनकी प्रक्रिया है, उनका आपको प्रोसेस भी है, और लगता वो है इस कि तरीके इतना से कर लंबा रहे नहीं हैं। खींचना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे ऐसा लगता है उनकी अपनी प्रक्रिया होती है, कोर्टों की और न्यायालय की और सरकार की, सिस्टम की। वो उस प्रक्रिया का पालन करते हैं। अब जल्दी हो रही है, देरी हो रही है, अगर जल्दी भी कर दिया तब भी लोगों को कुछ बवाल हो सकता है, दिक्कत कर सकते हैं कि इसमें ठीक से न्याय नहीं हुआ, ठीक से इसकी जांच पड़ताल नहीं हुई, फिर है ना। तो ये भी इश्यूज है, लेकिन हमारा मानना है कि वो प्रशासन का काम है, वो अपना काम करे। हम एक बात कहते हैं कि देखिए मैं जेएनयू में हूँ, ये सही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे कैंपस में मैं ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। सारे तरह के लोग, सारे तरह के विचार के लोग पढ़ाते हैं, और बहुत सारी किताबें, क्योंकि इस देश में वैभव जी इतिहास को पढ़ाया ही इस प्रकार से गया, राजनीति को पढ़ाया ही इस प्रकार से गया कि भारत का कुछ नहीं है, सब बाहर से हमने लिया है। ठीक है, विचारधारा है जो भी है, वो जो बाहर की विचारधारा, उसी विचारधारा को इम्प्लीमेंट करा गया भारत में। तो वो वामपंथी विचार जब पनपेगा तो क्या करेगा, वो रेवोल्यूशन की बात करेगा, क्रांति की बात करेगा। तो क्रांति कौन सी? तो क्रांति वो हिंसा की क्रांति की बात करेगा, कोई सहिष्णुता की बात नहीं करेगा, है ना। तो ये जो वामपंथ है, ये बेसिकली भारत के विचार के भी विरुद्ध है। परंतु लोग तो है ना उसके उसके लोग तो हैं, तभी तो चीजें चल रही है ना। लेकिन आप देखिए कि देश भर के अंदर नक्सलिज्म जो है, जितना तेजी से एक रेड रेड कॉरिडोर बना था, आज वो रेड कॉरिडोर महात्मा जो है वो गांधी की कम हत्या होता जा रहा है, वामपंथी वो श्रिंक विचारधारा हो के रहा लोगों है। ने की थी। हमको एक बात परवेश जी बता दीजिए कि महात्मा गांधी की हत्या वामपंथी विचारधारा के लोगों ने किया था। मैं आ रहा हूं आपके पास। आप मैं मेरी उसका आवाज आ रही है जवाब आपको? देने वाला हूँ, है ना। मैं उसका जवाब देता हूँ। फाजिल साहब ने कहा कि नथुराम नाथुराम आपके आइडल हो सकते हैं, हमारे आइडल नहीं है, ना हम उनको आइडल मानते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ, हमारे भारत के चिंतन के अंदर हिंसा को हम कभी बर्दाश्त नहीं करते। सर तन से जुदा का नारा आपका नारा हो सकता है, हमारा नारा हो ही नहीं सकता है। फादर स्टेन्स को किसने इसलिए मारा? गांधी फादर स्टेन्स, इसलिए गांधी जी को फादर स्टेन्स की हत्या किसने नहीं, की? मुझे सुन मुझे लीजिए, मुझे आपत्ति है। मैं बता रहा हूँ, मुझे गांधी जी आपत्ति है की हत्या, फादर मुझे स्टेन्स की हत्या किस गांधी मुसलमान ने जी कर की दी? हत्या, गांधी मुझे जी की आपत्ति है और हत्या परवेश जी में आपकी सिखों बात का से नरसंहार मानसिकता किस के धर्म द्वारा के लोगों हुआ। ने कर दिया? ठीक किस है, आइडियोलॉजी के लोगों ने किया? 84 में सिखों का नरसंहार किस आइडियोलॉजी नहीं के लोगों ने किया? सुन, किसने किया है, आप इसको जांच कर आइए, हम नहीं, आपको जो, आप बताइए ना। अब तो जांच हो चुकी हम है, बता रहे हैं ना उसका आपको। तो अरे हमारी सजा बात हो सुनिए, चुकी है, हम बता रिजल्ट आ रहे, चुका है। अरे आप सुनिए, बताइए ना, आप जिस ऐसा विचारधारा है, की बात वैभव जी कर की रहे हैं। स्थिति में आप मत आइए। वैभव जी नहीं का काम नहीं, वैभव इस जी सुन करेंगे। लीजिए, सुनिए सुनिए। वैभव जी का काम जो वैभव जी करेंगे। 84 के अंदर अभी मणिपुर वैभव में जी प्रश्न किस धर्म पूछे ना, के आप लोगों क्यों ने पूछ कौन रहे किस हैं? महिलाओं को नंगा घुमाया? आपका क्या मतलब है? नहीं, आप आपका आइडियोलॉजी क्या नहीं, मतलब है? क्यों नहीं मतलब है? आपका क्या मतलब आइडियोलॉजी है? की बात करें ना, अहमद जी, आपका नहीं वामपंथी नहीं, पूछना क्या है वैसे? विचारधारा। आपको जो पूछना है वैभव जी पूछेंगे मणिपुर में किस मुझसे। धर्म के लोगों ने नंगा घुमाया कुकीज महिलाओं को? चलिए, आप पहले अब प्रवेश जी को महात्मा गांधी बोलने की दीजिए हत्या अब। किस धर्म के लोगों ने किया? 84 में सिखों का नरसंहार किस सुनिए धर्म के लोगों ने किया? सुनिए 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 सुनिए। ऐसा है वैभव जी, ये डिबेट को यहां से वहां डिरेल करने की कोशिश करते हैं। हम ये कह रहे हैं नाथूराम गोडसे आपका आइडल हो सकता है, कोई भी हिंसा नहीं, अगर कर हमारा रहा है क्यों होगा? आपका आइडल हो सकता नहीं है, नहीं, हमारा हमारा आइडल क्यों नहीं हो होगा? हम लोग क्यों नहीं मानेंगे? हम तो नहीं, गद्दार हमारा हमारा मानते आइडल क्यों हैं नहीं हो होगा? इस सकता। देश का। नहीं, और हम क्योंकि क्यों आपने मानेंगे? एग्जाम्पल दिए नहीं, देश दुनिया के कैसा हो अंदर, गद्दारा सकता है? मानते हैं उसको, ना सर आतंकवादी तन से जुदा आतंकवादी करने का माओवादी। विचार तो आपका विचार हो सकता है, हमारा विचार नहीं हो सकता। नहीं नहीं, महात्मा हम गांधी के हत्यारे पत्थर को हम मारने लोग का क्यों विचार मानेंगे? आपका हम लोग विचार तो हो सकता है, हमारा राष्ट्रपिता है विचार हमारे। नहीं हो सकता। हम तो सर्वे भवन्तु सुखना के विचार आप वाले हैं, लोग हैं। हम तो अरे सर्वे शांति और भवन्तु अहिंसा की सुखना तो बात करने दलितों को वाले पुकार विचार रहा हैं। है। ये बुद्ध का देश है, अभी ये पिछला बुद्ध का देश है, हिंसा का देश नहीं है। तो आपके कहाँ लिए आप हिंसा मानते हैं हो बुद्ध का सकती है, देश इसलिए इसको? आप बार बार उन्हीं प्रश्नों को उठाकर लाते हैं, क्योंकि आप उनमें शामिल होंगे। नहीं, आप उनमें शामिल आप होंगे ना, शामिल हैं, इसलिए आप जो आपका बातें आप विचार हमसे अच्छी उसमें अच्छी शामिल बातें होगा, कर रहे हैं। हमारा आपने विचार कहा नहीं कि शामिल उसके वामपंथी अंदर। विचारधारा, वामपंथी हमारा विचार विचारधारा उसमें है नहीं तो कोई शामिल है। सबूत भी तो दीजिए। नहीं, हम भाई बता रहे हैं ना, आपको हमारा सबूत भी विचार देना उसमें पड़ेगा। शामिल नहीं, हम तो लोग जवाब तो देने दे की रहे हैं जरूरत नहीं हमें। कि 84 का नरसंहार किसने सिखों का किया, किसने किस किया, आप प्रश्न विचारधारा के करिए लोग ना, थे? आप उसका हल जाके ढूंढ के लाइए ना। अरे आप हमारा बताइए ना, क्या लेना देना उससे? आप तो ज्ञानी है, आप हमारा जेएनयू क्या से लेना हैं। देना उससे? अरे भाई, आप तो सर्वे नहीं नहीं, भवंती सुखना है, तो 84 में तो सिखों को हम किसने बता रहे हैं ना, मारा? हम उसकी निंदा करते हैं। हम उसकी निंदा कर तो रहे हैं, हमने कर तो दिया, पहले निंदा कर दी कि ये हिंसा करने वाला विपक्ष आपका हो सकता है, हमारा पक्ष हिंसा का पक्ष नहीं नहीं नहीं, है। देखिए आप कोई भी नागरिक कर है रहा है देश उसको। के, अगर कोई मरता है तो आपकी जिम्मेदारी। आपने कहा वामपंथी विचारधारा, तो हमें तो आज तक वामपंथी विचारधारा में हत्या नजर आई नहीं कहीं।
बताइए एक दो घटना हुई आप हो तो। अंधे हैं तो क्या करें? आपको, आपके कान बहरे हैं नहीं तो नहीं, क्या आप करें बताइए हम? ना, अपनी आंख से आप बता दीजिए, अरे आप ही कितने बता सारे, दीजिए, दो चार अभी नाम जो बता वहां दीजिए आप। जो सीआरपीएफ के जवानों को मारा, उनकी उनकी हाँ हत्या करी नक्सलाइट ने, वो क्या था? ये वामपंथी तो विचार के कारण अरे तो हुआ। किसने किया है? केरला के अंदर, आप केरला के अंदर जिसको आरएसएस के पकड़ा कितने गया, सारे कार्यकर्ताओं को मारा, ये वामपंथी विचार के जिसको कारण तो कानून हुआ। से पकड़ा वो तो पश्चिम बंगाल में कितने सारे लोगों को मारा, ये वामपंथी विचार के कारण तो हुआ। उड़ीसा के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को वहां किया गया, और किसने किया? वामपंथी विचार के कारण से हुआ ना। आपको दिखता नहीं है, आपका आपको रतौंधिया हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके अंदर? आपको रतौंधी है, रतौंधिया की बीमारी है, तो मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता। वो वामपंथी हो गए। 84 का वामपंथी नाटक विचार और से किसने प्रेरित किया है वो नहीं सारा कुछ, बताया, वो इनका घुमाना ये सब वो नहीं सारा बताएंगे। ही वामपंथ इतने है। दंगे हुए देश में। का मतलब अरे वामपंथ आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं, वामपंथ वामपंथ आपने गरीबों पढ़ा ही की नहीं बात है। करता है, पहले वामपंथ को पढ़कर आइए, डॉक्टर साहब, पढ़ के आइए पहले। पहले आप पढ़िए वामपंथ है क्या, नक्सलिज्म कहां से पैदा हुआ है, एक्सट्रीमिज्म कहां से पैदा हुआ है। उसकी 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 माँ एक है वामपंथी कामगारों विचार। की बात करता ये पढ़कर तो है। आइए, पढ़िए। वैभव जी, आप अगला प्रश्न पूछिए। आप तो उनसे डरते हैं। कौन चलिए डरता है? काम गरीबों की बात करता है, वैभव जो जी, कामगारों की इनको बात। बंद करिए, इनका यही आप तो चलता साहब, रहता आप तो है। बोल नहीं पा रहे। आप अपनी इसको प्रश्न करिए। नरसंहार किस विचारधारा के लोगों ने नहीं, किया आप 84 में? इनका विचार, आप अपनी बात करिए, बताइए क्या चलिए विषय है। प्रवेश जी, आपका कहना है कि सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी ऐसे बयान देते हैं उनके ऊपर। बिल्कुल। तो 30 सेकंड देना मुझे, 30 सेकंड देना बस। चलिए हाजी विमल साहब जी, आप बोल लीजिए हाँ जी। बस 30 सेकंड। हाँ देखिए, मुझे एक आपत्ति हुई थी। परवेज जी भाई हमेशा हम लोगों के साथ डिबेट पे रहते हैं, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, हम दिल से इनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो ये कहते हैं कि सर तन से जुदा तुम्हारी कम्युनिटी के हैं। अब इन्होंने क्या कहा, भाई सर तन से जुदा करने वाले हमारी कम्युनिटी के नहीं है, वो इंसान की शक्ल में हैवान है। लेकिन हाँ, अगर हम भी इस बात को कह दे कि एक धार्मिक नारा लगाकर नियत के मुसलमान की लिचिंग हो जाती है, वो तुम्हारे समुदाय के, तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं वही कहना चाहता हूँ, जो लोग इंसानियत का कत्ल ऐसा करते हैं हिंदू वो लिंचिंग नहीं नहीं है। कर सकता कभी किसी की, और लिंचिंग तो शब्द हमारा है भी नहीं। ये अखलाक की किसने करी है? अरे जिसने तबरेज किया, वो अंसारी के जिसने किसे किया उसको सजा मिलेगी। कहाँ मिली वो है? कौन तबरेज है? अंसारी का अरे उसका एक तबरेज अंसारी प्रोसेस का है ना, अरे तबरेज अंसारी को उसकी एक मारने वाले प्रक्रिया कौन है, लोग हैं? अरे एक इंस्पेक्टर कोच के अंदर, सुबोध की सुन तो हत्या लीजिए, किसने एक की? उसकी कोच एक के अंदर, इंस्पेक्टर प्रक्रिया सुबोध है की मेरे हत्या भाई, किसने? इस प्रक्रिया को एक वर्दी समझिए। धारक ने इंस्पेक्टर सुबोध की मुसलमान को हत्या किसने मार की? दिया, ये क्या है? मैं नाजिम वो भाई, कहना चाहता हूँ कि नाजिम भाई पूछिए कि इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या किसने की? हम बताएंगे ना, उसकी बताएंगे उसकी परवेज एक साहब, प्रक्रिया है। जो बुलंद सर का मैटर है वो बताइए, बुलंद सर वाला। लेकिन हम ये कहते हैं हिंसा कहीं भी नहीं होनी चाहिए, हम सबको एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई किसी के लिचिंग हाजी करता साहब, है तो ये आपको कौन गलत है। कौन सी बात से आपत्ति है? आप अभी आपत्ति अपनी बता रहे थे। हाँ देखिए, एक तो इन्होंने कहा कि इनकी कम्युनिटी सरपंच से जुदा करती है, यानी कि हमारी कम्युनिटी, यानी कि हम लोगों को ये कहा कि खास तौर पे कि आप लोग सरपंच से जुदा करते हैं। और देखिए दूसरी बात है, ये दहशतगर्द जो मुल्क है पाकिस्तान, उनके नारे है, तो उनका नारा भारत के अंदर नहीं चलना चाहिए। हम तो ऐसे नारों की भी कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं, और ये कहते हैं कि ये मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो चलेगा, वो अम्बेडकर हिंद चलेगा, भारत का संविधान चलेगा, और भारत जिंदाबाद की बात हम लोग करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, मुद्दे तो इन पर होते नहीं। युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जहां मुसलमान हो, मुसलमान को पाकिस्तान से जोड़ना इनको बहुत खूबसूरती तरीके से आता है। तो हम ये चलिए कहते हाजी हैं कि साहब, मुसलमान समय की कमी है, भारतीय, एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं भारत, प्रवेश जी से। प्रवेश जी, आपको पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करने में ज्यादा मजा आता है, और जरूरी मुद्दे जो हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, उन पर बात नहीं करना चाहते आप लोग? जी, अगर हम हिंदू कहते हैं ना, तो हिंदू कहने का मतलब ही कल्याण करना होता है। हिंदू कहने का मतलब भी सर्वे भवन्तु सुखिना होता है। हिंदू कहने का मतलब ही एकम सद विप्रा बहुधा वदंती होता है। हिंदू कहने का मतलब ही विश्व के अंदर सौहार्द, शांति, अहिंसा का विचार पैदा हो, यही होता है। इसलिए हम हिंदू की बात करते हैं, क्योंकि हिंदू का पर्याय ही ये सब कुछ है। हिंदू कभी भारतीय की हिंसा बात की क्यों बात नहीं नहीं करते? करता, ये है ना? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? अरे परवेज जी, भारतीय भारतीयों भी की हिंदू बात ही क्यों? है, अरे भारतीय भी आप तो हिंदू ही सिर्फ है। हिंदू की बात कर रहे हैं, आप भी भारतीयों की हिंदू तो ही बात हो, कीजिए। अरे आप बस भी अल्लाह हिंदू का हो शुक्र यार। है, अल्लाह का अरे आप शुक्र भी है, हिंदू मुस्लिम हो, हो, भारतीय मुस्लिम हो, आप भारतीय मुस्लिम मुस्लिम हो, हिंदू अल्लाह हो, का शुक्र है। आप अरे भारतीय मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो, हो, आप भारतीय मुस्लिम मुस्लिम हो, हिंदू हो, भारतीय मुस्लिम आप हो। मुस्लिम हिंदू हो अरे भाई। आप पर हम आपकी हमारे पहचान साथ की विदेशों औकात के अंदर, दुनिया में हिंदू ही है। है, भारतीय तो देखो मुस्लिम ना, से उनका वो हमारे एक चीफ जस्टिस रहे, वो गए थे अरब में हज करने,
उनको हिंदू मुसलमानी कहा गया, वहां लिखा है बकायदा। नहीं उन्होंने खुद ने हाँ, लिखा है। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। अरे आप हाजी नाजिम खान छोड़िए ने ना, मौलवी आपको बनने के लिए- हाजिर नाजिब आपको हाजी- पता है। अरे हाजी अरे नाजिम आपकी जब मौलवी पहचान बनने के हिंदू लिए है यार, आप काहे के अरे लिए अलग होने की भारतीय बात। है। अरे मेरी पहचान तो आप भारतीय कितनी है। भाग लो, आपकी पहचान भारतीय है। हिंदू है। आप जब तो भारत इसका की बाउंड्री से बाहर इसका जाओगे मतलब आप है कि हिंदू हो। आप आप सोचो चाहते ना, हैं कि जो एक कॉलम आप सोचो ना, पाकिस्तान गए आप लोग, मुहाजिर हो गए, वहां पर भी आपको अरे हम तो मुसलमान नहीं भारतीय माने। हैं। अरे अरे भारतीय मुस्लिम पाकिस्तान है। गए तो मुहाजिर बन गए, मुसलमान नहीं माना भारतीय आपको। मुस्लिम है। अरे आज भी पाकिस्तान बेचारे को छोड़िए, मुहाजिर हैं। अरे पाकिस्तान में अरे तो आज लात भी मारते हैं मुहाजिर हम की लोग। तरह रह रहे हैं, उनको मुहाजिर पाकिस्तान में माना, लात उनको मारते हैं। मुसलमान हम कहाँ ये माना कहते है हैं यार। भारतीय ऐसी मुस्लिम बात कर रहे हो। से कहते हैं परवेज जी। चलिए चलिए, प्रवेश जी, ठीक है, हाजी ठीक है। साहब, मुस्लिम है। ठीक है, भारतीय मुस्लिम समय की कमी है, हमें अपनी इस बातचीत को यहीं खत्म करना पड़ेगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। और जेएनयू में जो कुछ हुआ है पूरे देश ने देखा, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, सबने नारे भी सुने, क्या नारे लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर। अब दिल्ली पुलिस के हाथों में है, क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जरूरी बात तो यही है, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि ऐसे नारे हमारे देश की राजधानी के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में नहीं लगने चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का पद बहुत गरिमामय वाला होता है और गृह मंत्री का पद भी काफी ज्यादा सम्मानित होता है। तो आज तर्कश में बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.